नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इम्पेटस नर्सिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम सब यहाँ पर डील कर बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट पीडियाट्रिक नर्सिंग या जिसे ही चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग भी आप कहकर। ठीक है दोस्तों, तो पिछली प्रीवियस क्लासेस में हम सब डील कर रहे थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डील कर रहे थे दोस्तों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में आप और हम डील कर रहे थे, और आई थिंक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की दो क्लासेस आपकी हो चुकी है। तो अब नेक्स्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की आज थर्ड क्लास आप और हम करना चाह रहे हैं। ग्रोथ में आप सभी ने जो पढ़े माइलस्टोन वो अलग अलग, जैसे टीथ इरप्शन पढ़ा, लेंथ पढ़ा, हाइट पढ़ा, वेट पढ़ा, जो कुछ भी पढ़ा वो सारी चीज़ें। उसके बाद अपन ने माइलस्टोन लिखना चालू किए। माइल स्टोन्स आप और हमने लिखना चालू किए थे, और माइल स्टोन्स में आप और हमने बताया था कि कितनी उम्र तक, कितने महीने, कितने दिनों तक क्या क्या होना स्टार्ट होता है। जैसे कि जनरली अपन बात करें कि बच्चे का नॉर्मली खड़े होना वो 12-13 महीने पे हमने बताया था, किसी सपोर्ट के बिना उठना 15 महीने पे बताया था। ये सारी चीज़ें आप और हमने डिस्कस की थी। आई थिंक अपन ने चलने तक सारा सब कुछ बता दिया था। अब उसका भागना और दौड़ना शायद बाकी है, जो आप और हम लिखकर चलते हैं। लास्ट आपने पढ़ा था कि वॉकिंग विदाउट सपोर्ट, अगर नहीं हुआ तो भी लिख देते हैं। सबसे पहले आप लिखें वॉकिंग विद सपोर्ट, की चलना सपोर्ट के साथ कब स्टार्ट करता है। वॉकिंग विद सपोर्ट, कि सपोर्ट के साथ बच्चा चलना कब स्टार्ट करता है। तो आप जनरली यहाँ लिख के चलें कि 12 मंथ, 12 महीने की जब उसकी एज हो जाती है, तब बच्चा किसी सपोर्ट के सहारे चलना शुरू करता है। उसके बाद में नेक्स्ट आप लिखें वॉकिंग विदाउट सपोर्ट, बिना किसी सपोर्ट के बच्चा कब चलने लगता है। तो यहाँ लिखे हैं आप 13 से 15 महीने आप लिखकर चल सकते हैं कि बच्चा 13 से 15 महीने में बिना किसी सपोर्ट के चल सकता है। नेक्स्ट इसका माइलस्टोन आता है कि कैन रन, कि बच्चा दौड़ना और दौड़ लगाना कब स्टार्ट कर देता है। तो 12 मंथ पे चलना स्टार्ट कर देता है सपोर्ट के साथ, 13 से 15 मंथ पे बिना किसी सपोर्ट के चलना, और फिर दौड़ना अपने लेवल पर। उसाइन बोल्ट नहीं बन जाता वो, डायरेक्ट वो अपने हिसाब से दौड़ना कब स्टार्ट करता है, मतलब उसके चलने की स्पीड कब बढ़ जाती है, स्पीड अप कब हो जाती है। तो जनरली आप बताकर चलें 18 मंथ आप बताकर चल सकते हैं। 18 मंथ की जब बच्चे की उम्र होती है, तब वो चलना दौड़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद आप देखें, के बाद आप देखें कि क्लाइंब स्टेयर्स, मतलब सीढ़ियां चढ़ना। बच्चा सीढ़ियां चढ़ना कब स्टार्ट करता है। तो ध्यान रहे कि बच्चा सीढ़ियां चढ़ना 2 साल, 2 ईयर्स आप बताकर चलें, और 2 ईयर्स 24 मंथ आप बताकर चल सकते हैं। 24 महीने या 2 साल की उम्र में बच्चा सीढ़ियाँ चलना स्टार्ट कर देता है। लिखे जल्दी से। उसके बाद है कि मुंह, अब चढ़ना सीख गया तो उतरना भी सीखता है। तो लिखें मूव डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियाँ। यहाँ पे आप अगर हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि सीढ़ियाँ करना, इसमें बड़ा टाइम लगता है भाई, इसमें बड़ा टाइम लगता है। चढ़ने को तो चढ़ जाता है, लेकिन उतरने में परेशानी ज़्यादा होती है। तो अपने खुद के लेवल पर आसानी से उतरना, वैसे तो 3 साल से ही उतरना सपोर्ट के सारे कैसे भी उतरना भी स्टार्ट कर देता है, लेकिन फुली डेवलप, ये जो माइलस्टोन है फुली डेवलप कब हो जाता है। तो यहाँ आप लिख कर चलें कि 4 साल आप बताकर चले, 4 ईयर्स या 48 मंथ।
4 ईयर्स या 48 मंथ, ये जनरली आपके माइलस्टोन होते हैं। फटाफट लिखें इसको, उसके बाद नेक्स्ट आपको बताता हूँ। हाँ, नेक्स्ट आप लिख के चलें कि गुड ग्रेस्प। गुड ग्रेस्प सर, ये तो पता है नहीं आपने। आपने बताया था पामर ग्रेप्स, आपने बताया था प्लंटर ग्रेप्स। पामर का मतलब हाथ से किसी चीज, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हाथ में चुबाते हो तो बच्चा उसको पकड़ने की कोशिश करता है, वो पामर ग्रेप्स आपने बताया था। और हाथ, जो पैर तली होती है, सोल होता है, उसके बीच में अगर टच किया तो उसको क्या करता है, वो अंदर की तरफ पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन ये कौन सा ग्रेस्प आ गया, तो इसमें लिखें कि बच्चा जो अल्नार एस्पेक्ट होता है, ठीक है। जैसे अल्नार एस्पेक्ट कौन सा, तो यहाँ आप बताकर चले, ये अगर ये हाथ है, अगर ये हाथ है तो जिधर अंगूठा होता है उधर ही आपकी कौन सी बोन होती है, रेडियस बोन। और जिधर आपकी क्लोज फिंगर होती है उधर क्या होता है, आपका अल्नार बोन। तो जिस तरफ अंगूठे की तरफ जो सरफेस होता है, अंगूठे की तरफ जो सरफेस है उसे रेडियल सरफेस बोलते हैं। और जो लास्ट फिंगर है आपकी, ठीक है, उसकी तरफ इंडेक्स फिंगर है, उसकी तरफ जो सरफेस है वो कौन सी सरफेस होती है, आपकी अल्नार सरफेस। अंगूठे की तरफ रेडियल सरफेस, क्लोज्ड इंडेक्स फिंगर की तरफ अल्नार सरफेस। बाहर की तरफ देखो अल्नार, हिंदी में लिखो अल्नार। और अल्नार की तरह ही वर्ड आता है अंदर, ठीक है। बाहर की तरफ अंगूठा है, अंगूठे की तरफ रेडियल लिखो। अल्नार अल्नार और अंदर दोनों वर्ड में सिमिलरिटी मिलती है, इसलिए अल्नार अंदर की तरफ आप लिखकर चल सकते हैं, ठीक है। तो सर अब ये होता क्या है, ये तो आपने सारी चीजें बता दी, ठीक है। यहाँ आप लिखें, पहले इंग्लिश में लिख लें, हिंदी में बता दूंगा। ऑल द ऑब्जेक्ट बाय ulnar aspect of hand। अल्नार एस्पेक्ट, अल्नार का मतलब अंदर की तरफ। मतलब बच्चा क्या करता है, सबसे पहले जैसे आपको किसी चीज को उठाना है, आप क्या करोगे, जो आपकी फिंगर है, फर्स्ट फिंगर है और जो आपका थंब है, उसकी सहायता से उठाना चालू करते हैं। लेकिन बच्चे में क्या होता है, पहले बच्चा जो अपनी क्लोज इंडेक्स फिंगर है उससे और जो पैड ऑफ द पाम है उससे क्या करता है, पकड़ने की कोशिश करता है। यहाँ पे कंट्रोल बाद में आता है, पहले कंट्रोल आपकी इंडेक्स फिंगर और पेड ऑफ द पाम की तरफ आता है। और इसे क्या कहा जाता है, क्रूड ग्रेस्प, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अल्नार एस्पेक्ट की सहायता से पकड़ना, ये क्या कहलाता है, आपका क्रूड ग्रेस्प, ठीक है। या फिर आपको और भी क्लियरिटी इसमें चाहिए तो लिखें कि होल्ड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को होल्ड करना विद हेल्प ऑफ, with help of index finger and pad of palm, ठीक है। हथेली के पेड की मदद से और इंडेक्स फिंगर की मदद से क्या करना, किसी चीज को उठाना, वो क्या कहलाता है, क्रूड ग्रेस्प कहलाता है। और बच्चे में ये जो एबिलिटी होती है, बच्चे में ये जो एबिलिटी होती है वो कब आती है, तो आप जनरली लिखें 5 to 6 मंथ। 5 से 6 महीने में बच्चा अपनी इंडेक्स फिंगर और पैड ऑफ द हैंड की सहायता से क्या करता है, किसी भी चीज को उठाना स्टार्ट कर देता है। लिखा, लिखें जल्दी से, ये दोस्तों। नेक्स्ट आता है आपका
नेक्स्ट आता है आपका पिंसर ग्रेस्प। पहले कौन सा ग्रेस्प था आपका? टूड ग्रेस्प। नेक्स्ट आपका पिंसर ग्रेप्स। ठीक है, अब अल्नार सरफेस हो गया, अब कौन सा आएगा? रेडियल सरफेस। अंगूठे और फर्स्ट फिंगर, ये देखो राइट हैंड, देखो अंगूठा और अंगूठे के साथ फर्स्ट फिंगर। अभी जो एडल्ट में किसी चीज को पकड़ने का तरीका होता है वो जो नॉर्मली होता है उसे क्या कहते हैं? पिंसर ग्रैप्स। मतलब थंब और जो आपकी फर्स्ट फिंगर है उससे उठाना, किसी चीज को, ऑब्जेक्ट को उठाना, क्या कहलाता है आपका? पिंसर ग्रैस्प कहलाता है। क्या कहलाता है? पिंसर ग्रैस्प कहलाता है। यहाँ लिख के चलें, होल्ड द ऑब्जेक्ट बाय कौन सा सरफेस? रेडियल सरफेस। और यहीं पे साथ लिखें आप विद यूज ऑफ थंब एंड फर्स्ट फिंगर। और यहां लिखे रेडियल सरफेस ऑफ हैंड। ये हिंदी में लिखें, किसी भी ऑब्जेक्ट को रेडियल सरफेस, और रेडियल सरफेस में लिखकर चल सकते हैं आप जो यहां लिखा, थंब व फर्स्ट फिंगर की सहायता से होल्ड करना। ये क्या कहलाता है आपका? पिंसर ग्रैप्स। और पिंसर ग्रैस्प आपको बच्चे में कब डेवलप होगा? तो यहाँ लिखें आप 9 मंथ, 9 महीने में पिंसर ग्रैस्प क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। यहाँ तक आप लिखें। ठीक है, नेक्स्ट लिखें, आप जल्दी से लिखें। नेक्स्ट लिखें तीसरा, इसी ग्रेस्प में मैच्योर पिंसर ग्रेस्प। क्या लिखें? मैच्योर पिंसर ग्रेस्प। अच्छा, मैच्योर कब होगा? मैच्योर कब होगा मतलब ये जो इंडेक्स फिंगर है और उसके थंब के पेड़ से है, उसको क्या बोला आपने? क्रूड ग्रेस्प। बच्चा थंब और इससे उठा रहा है, इसे क्या, थंब और फर्स्ट फिंगर से उठा रहा है, उसे क्या कहेंगे आप? पिंसर ग्रैप्स। लेकिन मैच्योर पिंसर ग्रैप जब बच्चा थंब और इंडेक्स फिंगर इन दोनों के सहायता से किसी चीज को उठा लेता है, मतलब अब वो किसी चीज को उठाने में किसी तरह की परेशानी नहीं है होल्ड करने में, उसे क्या कहा जाता है? पिंसर, मैच्योर पिंसर ग्रैप्स। होल्ड द ऑब्जेक्ट बाय हेल्प ऑफ थंब एंड इंडेक्स फिंगर। किसी, गलत लिख दिया, किसी भी ऑब्जेक्ट को इंडेक्स फिंगर, तर्जनी अंगुली, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? तर्जनी अंगुली। किसी भी ऑब्जेक्ट को, थंब और इंडेक्स फिंगर ही लिख लो, ज्यादा हिंदी लिखी हुई खराब है। थंब अंगूठा तथा इंडेक्स फिंगर को तर्जनी अंगुली, थंब तथा इंडेक्स फिंगर की सहायता से होल्ड करना। ठीक है, और ये वाला आपको कब देखने को मिलता है?
उसमें लिखा आपने 5 से 6 महीने, इसमें लिखो 9 महीने। अब इसमें और 3 बढ़ा दो, कितना हुआ? 12 महीने। मतलब 1 साल की उम्र में ये ग्रेस्प आपको बच्चे में देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, लिखें फटाफट। नेक्स्ट जल्दी से लिखें। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखें आप कि नेक्स्ट लिखे क्रॉलिंग। क्या बोले? क्राउलिंग। क्राउलिंग का मतलब क्या होता है? सीधा सा समझो कि बच्चा उल्टा लेट, अच्छा सबसे पहले मैंने मूवमेंट क्या बताए थे कि बच्चा पहले सीधा सोना से सीखता है, उसके बाद पलटकर उल्टा होना, अपने पेट के बल उल्टा होना सीखता है, और फिर क्या करता है? अपनी घुटन कोहनियों और अपने पेट के बल पर अपनी कोहनियां और अपना पेट एब्डोमेन के बल पर क्या करता है? आगे की तरफ खिसकना चालू करता है, जिसे क्या कहा जाता है? क्रॉलिंग कहा जाता है। धीरे धीरे बच्चे का पेट ऊपर की तरफ हो जाता है, और बच्चा किसकी हेल्प से चलता है? कोहनियों और घुटनों की हेल्प से चलता है, जिसे क्या कहा जाता है? क्रीपिंग जिसे कहा जाता है। क्रॉलिंग किसे कहा जाता है? कोहनियों और एब्डोमेन की सहायता से बच्चे का फॉरवर्ड मूवमेंट होना क्रॉलिंग कहा जाता है। ठीक है, तो लिखें इसमें फटाफट। मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ मूव करना, विद एब्डोमेन टचिंग द सरफेस। ठीक है, या यहां पे लिख दो फॉरवर्ड मूवमेंट with the help of elbows and abdomen। और हिंदी मातृभाषा में लिखें आप कि एब्डोमेन को सरफेस पर टच करते हुए करते हुए एल्बो तथा एब्डोमेन की सहायता से फॉरवर्ड मूवमेंट करना। फॉरवर्ड मूवमेंट करना, फॉरवर्ड का मतलब आगे की तरफ, बैकवर्ड पीछे की तरफ, डाउनवर्ड नीचे की तरफ, अपवर्ड ऊपर की तरफ, फॉरवर्ड मूवमेंट करना। और ये कब करना चालू कर देता है बच्चा? तो यहाँ डायरेक्ट लिखें 8 मंथ में, 8 महीने में ये उपलब्धि बच्चा हासिल कर लेता है। कब कर लेता है? 8 महीने में ये बच्चा उपलब्धि हासिल कर लेता है कि किसके बल पर? उल्टा होना, प्रोन पोजीशन, उसके साथ हेड अप, और कोहनियों और अपने पेट के बल आगे खिसकना चालू होता है बच्चा। और इस मूवमेंट को क्या कहा जाता है? क्रॉलिंग कहा जाता है। क्रॉलिंग क्रीपिंग में कंफ्यूज ना होए डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद जल्दी से लिखे और नेक्स्ट चालू करें। ठीक है, नेक्स्ट लिखे क्रीपिंग। पहला क्राउलिंग, घुटनों पेट के बल चलना। अब घुटनों के बल चलना स्टार्ट करता है, जिसे क्या कहते हैं आप और हम? क्रीपिंग जिसे कहा जाता है। इसमें लिख दें फटाफट,
मूव फॉरवर्ड विद द हेल्प ऑफ पाम, पाम पान नहीं पाम, हथेलियां। ठीक है, बच्चा जब ऊपर की तरफ उड़ जाता है फिर वो क्या करता है, हथेलियां टिकाता है, ना कि अपनी कोहनियां, बार बार घुटने का नाम है कोहनियां। और अगर कोहनियां है तो कोहनियां के साथ पेट के बल पर चलेगा, जिसे क्राउलिंग आप और हम कहकर चलते हैं। लेकिन अगर पाम के सहारे, हथेली के सहारे चल रहा है तो उसके साथ क्या आएंगे, घुटने। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पाम एंड नीज ऑन सरफेस। ठीक है, लिखें हिंदी में कि घुटनों तथा हथेलियों को सरफेस पर टच करके आगे की तरफ मूवमेंट करना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, आपका क्रीपिंग कहलाता है। और बच्चा जी ये कब मैच्योर हो जाता है, तो यहाँ आप लिखें मात्र मात्र 10 महीने में ये बच्चा ये उपलब्धि हासिल कर लेता है। देखो जी, राजस्थानी भाषा में बोले तो इसको गडोड़िया चलना बोलते हैं, समझे। और क्रीपिंग का मतलब क्या होता है, क्रीपिंग का मतलब होता है हथेलियों और घुटनों के बल पे चलना। ठीक है, और अच्छा इसमें एक चीज और ये है, स्पेशल नोट लगा के लिख सकते हो आप कि एब्डोमेन क्या रहता है, ऊपर की तरफ। एब्डोमेन टच करके अगर बच्चा चल रहा है तो क्रॉलिंग, और एब्डोमेन ऊपर की तरफ है, पाम और घुटनों की सतह पर चल रहा है तो क्रीपिंग कहलाता है। क्या नोट लगा के यहाँ लिख भी सकते हो। इन क्रीपिंग एब्डोमेन remain lifted to the floor, आ जाओ ऑन द फ्लोर। ठीक है, हिंदी वाले छात्र लिखें, छात्र हैं, छात्र तो है नहीं। क्रीपिंग में, क्रीपिंग में एब्डोमेन सतह से ऊपर, सतह से ऊपर उठा हुआ रहता है। समझा कि नहीं समझा, लिखा, लिखो फटाफट। क्या, उसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट माइल स्टोन आप पढ़ें, बच्चे को चलना फिरना उठना बैठना सब सिखा दिया सर, खाना तो सिखाओ, येलो खाना भी सिखाओ कि कैन ड्रिंक मिल्क, दूध पी सकता है सर, दूध तो बच्चा पैदा होते ही पीना लग जाता है, सकिंग रिफ्लेक्स। अरे डायरेक्ट अपने हाथ में कप लेके, बाय होल्डिंग द कप, कैन ड्रिंक मिल्क बाय होल्डिंग द कप, चाय पीने का कप, नॉट द वर्ल्ड कप। ठीक है, और ये मामलात कब चालू हो जाते हैं, तो ये मामलात आप ध्यान दें, मात्र और मात्र 15 महीने में हो जाते हैं। और अब ये माँ पे भी डिपेंड करता है कि माताराम उसको और ज़्यादा नहीं, अभी तो बच्चा है, अभी रहने दो, अभी नहीं पिलाना, अभी कप फोड़ देगा, है ना, नुकसान हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, 15 महीने में उसमें मैचुरेशन आ जाती है, आपको ज़रूर कब से पिलाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, पीना सीख गया, खाना तो सिखाओ। कैन ईट विद हेल्प ऑफ स्पून, चम्मच की सहायता से बच्चा खाने लगता है।
चम्मच की सहायता से बच्चा खाने लगता है। हाँ, आपके जैसे सिंसियर होके नहीं खाता, लेकिन उल्टा सीधा करके वो खाने लग जाता है चम्मच की सहायता से। और ये गुण उसमें कब आ जाता है? ये गुण उसमें आ जाता है इसके जस्ट 3 महीने बाद, 18 महीने पे आ जाते हैं। ये सारे के सारे गुण याद रखना, क्योंकि एग्जाम में यही गुण तुमसे पूछे जाएंगे। अगर ये गुण याद नहीं है तो तुम में बहुत बड़ा अवगुण होने वाला है। ये लिखा यहाँ तक? ठीक है। तो ये अब तक यहाँ पर क्या था? जनरल डेवलपमेंट। क्या था? जनरल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे आप स्टार्ट करें, अब यहाँ पे आप स्टार्ट करें लैंग्वेज, लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा का विकास बच्चे में कैसा होता है? अब ऐसे आ ई आ, ठीक है। मतलब जो उसकी लैंग्वेज होती है उससे नॉर्मल लैंग्वेज बोलना कब स्टार्ट करता है? बच्चा शुरू में जब पैदा होता है तब उसको सिर्फ रोना आता है, लेकिन मैच्योर होते होते आपकी जैसे मेरे जैसे बोलना परफेक्टली सीख जाता है। तो इसके बीच में क्या क्या माइलस्टोन होने वाले हैं वो आप लिखना स्टार्ट करें। ठीक है, और लिखें यहाँ पर कॉइंग साउंड। ठीक है, कॉइंग साउंड। और कॉइंग साउंड में लिखें 3 महीना। 3 महीना सर, कॉइंग साउंड का मतलब ऐसा साउंड निकालना जिसमें उसकी चीख भी हो, चिल्लाहट भी आए, कुछ भी नहीं बोल। सेंसलेस वॉइस। क्या हो? सेंसलेस वॉइस आप यहां पर लिख सकते हैं। सेंसलेस वॉइस मत लिखो, वॉइस थोड़ा सा ऑकवर्ड लिखेगा। सेंसलेस साउंड। ठीक है, बच्चा खेल रहा है, इधर उधर हिल डुल रहा है, लेटा हुआ है, और बस वो कुछ ना कुछ वर्डिंग बोल रहा है। ठीक है, तो वो क्या होगा? कूइंग साउंड। मतलब एक तरीके से आप उसको सेंसलेस साउंड बोल सकते हैं। उसके अलावा लाफ लाउडली। बच्चा जोर जोर से कब हंसने लग जाता है? तो स्टार्ट करें 4 महीने पर। कब? 4 महीने पर। याद रखें, रोना पहले आता है। पहले बच्चा रोता है तब जाकर उसको हंसना आता है। ठीक है, याद रखें, जिंदगी शुरुआत यहीं से कर रही है कि पहले आपको रोना सिखा रही है, उसके बाद आपको हंसना सिखा रही है। तो दोस्त, ये चीज अपनी जिंदगी में जरूर उतारें कि जितने दिन रोना है, जितने दिन रोना है अभी रोना है। जिस दिन एग्जाम में मैं बैठ गया या बैठ गई, उसके बाद मैं कभी नहीं रोऊंगा या रोऊंगी। ये मेरे खुद से क्या है? ड्यूटी है। यह मेरी खुद से एक वादा है। ठीक है, तो जिंदगी भी तो यही सिखा रही है यार कि पहले रो, उसके बाद 4 महीने बाद में हंसना। पहले रोना, सबसे पहले क्या सीखा? रोना। उसके बाद स्माइल करना, पढ़ा था मैंने, पढ़ाया था पिछली क्लास में। स्माइल करना, और उसके बाद में हंसना। ठीक है, तो धीरे धीरे स्टेप्स आएगा। अभी जरूरी नहीं कि डायरेक्ट आज ही आपको हंसना है, कोई नहीं। स्ट्रगल्स हैं, यही जिंदगी सिखा रही है कि शुरू शुरू में स्ट्रगल करते जाओ, बाद में मौज मस्ती करते जाओ। ठीक है, तो लाउडली लाफ करना मतलब हंसना कब सीख जाता है बालक? कब सीखता जाता है? 4 से 5 महीने पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मोनोसैलेबिक वर्ड्स। मोनोसिलेबिक वर्ड्स का मतलब दादा, पापा, नाना, चाचा। ठीक है, ये सारे वर्ड्स जिसमें एक ही वर्ड रिपीट हो रहा हो। ठीक है, अब बच्चा पहले क्या सीखता है? दद्दा, मम्मा, चचा, यही तो सीखता है। अच्छा, डायरेक्ट उसको बच्चे को सिखाओ तो ताऊ बोलना सिखाओ, ठीक है, ताऊ, या उसके पापा का नाम बोलना सिखाओ, कुछ भी हो बोलना सिखाओ, नहीं सीखेगा। ठीक है, अच्छा, आप डायरेक्ट बच्चे को बोलो कि बोल इम्पेटस, नहीं बोले। सबसे पहले वो क्या सीखेगा? नॉर्मल मोनोसिलेबिक। मोनोसिलेबिक का मतलब ऐसे वर्ड्स जो सेम वर्डिंग उसमें हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, दादा, चाचा, पापा, मम्मा। ठीक है, ये वर्ड्स सबसे पहले बोलना सीखता है। ये वर्ड्स
बच्चा अपने जीवन के पहले 6 महीने में बोलना सीख जाता है, मम्मा पापा चचा नाना दादा। ठीक है, ये आप यहाँ पर बताएं। इसके बाद है आपका बाई सलेब वर्ड। बाई सलेबिक वर्ड्स आप बताएं, और बाई सिलेबिक्स का मतलब क्या होता है? मैक्सिंग में। कौन से वर्ड्स? मैक्सिंग में आप वर्ड्स बता सकते हैं। और उन वर्ड्स को बोलना बच्चा कब सीख जाता है? 9 महीने की उम्र में। कौन सी उम्र में? 9 महीने की उम्र में बच्चा ये सारी चीजें बोलना सीख। मोनोसिलेबिक मतलब एक ही वर्ड को रिपीट होना, बाइसिलेबिक मतलब अलग अलग वर्ड्स में आना। ये सारा कब सीख जाता है? बच्चा 9 महीने की उम्र में सीख जाता है। के ठीक है। नेक्स्ट, एक से दो वर्ड सीखना, और किसके साथ? मीनिंग के साथ। किसके साथ? मीनिंग के साथ सीख। एक से दो वर्ड, 1 to 2 वर्ड्स विद मीनिंग। कि एक से दो वर्ड बोलना उसने सीखा, और किसके साथ? मीनिंग के साथ। तो उसको क्या बोलेंगे आप? कब तक ये हो जाता है? तो आप जनरली यहाँ बताकर चलें कि 12 मंथ्स। 12 मंथ्स। जैसे कि एक से दो वर्ड का मतलब पहले बच्चा बोल रहा है पप्पा मम्मा चचा, उसके बाद में उसने और भी बोलना सीखा, लेकिन बाद में दो वर्ड्स को एक जगह रिलेट करके, जैसे कि बच्चे को अगर भूख लगती है तो वो क्या बोलता है? मम्मा दुद्धू। ठीक है, मतलब दो वर्ड्स उसने साथ बोलना स्टार्ट कर दिया। एक दो वर्ड्स किसके साथ? मीनिंग के साथ। उसका कुछ मतलब भी होना चाहिए, ऐसे तो वो चिल्लाते रहेगा बैठे बैठे। ठीक है, लेकिन उसका कुछ वर्ड का मीनिंग भी होना चाहिए। तो ये माइलस्टोन कब हो जाता है बच्चे में? ये माइलस्टोन जनरली पाया जाता है 1 वर्ष की उम्र पर। 1 वर्ष की उम्र पर। नेक्स्ट है कैन टॉक इन सिंपल सेंटेंस। कि सिंपल सेंटेंस में बात करना, सिंपल सेंटेंस में बात करना बच्चा कब सीखता है? तो यहाँ आप लिख कर चल सकते हैं कि 2 वर्ष की उम्र में। 2 वर्ष की उम्र में। जैसे कि आपने पूछा बेटा खाना खा लिया? खा लिया। ठीक है, आप वहां गए थे? हाँ। मतलब क्वेश्चन पूछना नहीं, जनरली आप जो पूछ रहे हैं तो आपसे वो बात कर लेता है, नॉर्मली वो अपनी कंडीशंस बताने लग जाता है। तो उसे क्या कब होता है? 2 वर्ष तक ये होना शुरू होता है। अच्छा, एक चीज और है, जो मैं लिखा रहा हूँ, जो भी माइलस्टोन्स है, मतलब उसके बाद स्टार्ट होता है। जैसे मैंने बताया 1 से 2 वर्ड मीनिंग के साथ, तो 12 मंथ पे या 12 मंथ के बाद में ये चीजें करना स्टार्ट होता है। टॉक सिंपल सेंटेंस में आपसे बात करना स्टार्ट करता है तो 2 साल के बाद स्टार्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि आस्क द क्वेश्चंस। बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछने लगता है, और क्वेश्चन पूछने की उसकी उम्र कितनी होती है? 3 वर्ष। क्वेश्चन पूछने की उसकी उम्र कितनी होती है? 3 वर्ष। 3 वर्ष में बच्चा आपसे फुली क्वेश्चन पूछने लगता है कि मम्मा ये ऐसा क्यों है, यहाँ कौन था, कौन आया था, ये सारी चीजें क्वेश्चनिंग करना। ठीक है, और बच्चा कब स्टार्ट करता है? ये 3 साल की उम्र में। और उसके बाद जो उसका लैंग्वेज रिलेटेड लास्ट माइलस्टोन होता है, वो क्या होता है? वो होता है कि टेल्स द स्टोरी। बच्चा आपको स्टोरी सुनाता है। जैसे कि वो बाहर गया किसी के साथ है, जैसे कि आप घर पे, मम्मा घर पे है, वो पापा के साथ चचा के साथ दादा के साथ कहीं भी बाहर गया है, और उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो आके आपको घर पे बता रहा है, या कोई स्टोरी आपको बता रहा है। तो जनरली ये माइलस्टोन बच्चे में कब पहुंच जाता है? 4 वर्ष की उम्र में ये माइलस्टोन पहुंच जाता है। तो ये जनरली आपके कौन से थे? लैंग्वेज। ये जनरली आपके थे लैंग्वेज माइलस्टोन्स। ठीक है, लैंग्वेज माइलस्टोन्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे थे। आपने लैंग्वेज रिलेटेड देखें, आपने बच्चे का चलना बैठना उठना ये सब देखें। इसके अलावा भी कई माइलस्टोन्स होते हैं, और उन माइलस्टोन्स को आप इंक्लूड करते हैं दोस्तों अदर माइलस्टोन्स में। यही है। ठीक है, तो इनको आप इंक्लूड करते हैं
अदर माइलस्टोन्स में, ठीक है, कि अन्य माइलस्टोन्स इनके अलावा क्या क्या हो सकते हैं जो कि आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में देखने को मिलते हैं और एक बच्चे में जनरली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट उनमें जो होने वाला है वो है दोस्तों कि टॉयलेट ट्रेनिंग। टॉयलेट ट्रेनिंग कब स्टार्ट होती है आपकी, तो बच्चे में आप बताएं कि 18 मंथ्स में, 1.5 साल की उम्र में बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि बच्चे को उस वक्त तक, क्योंकि अच्छा 18 मंथ क्यों है, क्योंकि लगभग 14 15 12 से 12 मंथ या 14 15 मंथ आप जनरली बोल सकते हैं, इसके बाद बच्चे में क्या होता है, बॉल एंड ब्लैडर कंट्रोल हो जाता है। बाउल और ब्लैडर कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि उससे पहले तो बाउल और ब्लैडर कंट्रोल ही नहीं है, बच्चा कहेगा भी तो क्या कहे, ठीक है। तो बाउल और ब्लैडर कंट्रोल लगभग 18 मंथ तक हो जाते हैं। तो इसके बाद बच्चे को क्या करवानी चाहिए, टॉयलेट ट्रेनिंग करवानी चाहिए कि अगर आपको प्रेशर फील हो, आपको अगर कुछ हो तो आप मुझे बताएं, बार बार बच्चे को सुसु कराने के लिए लेकर जाएं ताकि उसकी आदत पड़े कि हाँ मुझे ये करना है, अगर ऐसा फील होता है तो मुझे मम्मा को बताना है, ये सब कुछ करना है, ठीक है। और ये धीरे धीरे उसके एक रेगुलर रूटीन में क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। नेक्स्ट, बॉल एंड ब्लैडर कंट्रोल। अब देखें स्पेशल, और ये भी कब है आपका, डे टाइम, दिन में अलग रात में अलग। तो यहां बताएं 2 इयर्स, 2 इयर्स सर, 18 मंथ में आप टॉयलेट ट्रेनिंग करवा रहे हो और कंट्रोल कब, 2 साल पे आ रहा है। अरे तो पहले से कंट्रोल आने के बाद में थोड़े उसको सिखाओगे, पहले से उसको धीरे धीरे क्या करना है, सिखाते रहना है, ताकि जब तक बाउल और ब्लैडर कंट्रोल आए तब तक टॉयलेट ट्रेनिंग उसकी रूटीन हैबिट में हो जाए कि हाँ मुझे अब ये करना है। कंट्रोल नहीं होता लेकिन कुछ हद तक तो कंट्रोल होता है। तो बच्चा को क्या करवाना है, बार बार, जैसे कि आपको लगता है 1 घंटे में बच्चे को यूरिन के लिए चलाना, तो आपको लगता है कि हाँ बच्चे को पेशाब किए हुए टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए क्या हुआ, 1 घंटा हो गया, तो आप अपने मन से बच्चे को ले जाइए कि इसको सुसु करवाना, ये करवाना, यही टॉयलेट ट्रेनिंग, यही क्या होती है, टॉयलेट ट्रेनिंग। और 2 साल होते होते तो उस पर क्या हो जाता है, पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है कि बच्चे को ये लगता है हाँ अब मुझे टॉयलेट के लिए जाना है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में है बॉल और ब्लैडर कंट्रोल। ब्लैडर कंट्रोल, और ये कंट्रोल कब है, नाइट में, ये कंट्रोल नाइट में। और ये नाइट में कब होता है, तो नाइट में जनरली आप बताकर चलें, नाइट में जनरली आप बताकर चले कि ये कब होता है, 3 साल, इतने में 3 साल में होता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड है कि एनयूरेसिस जब आप बोलकर चलते हैं, बच्चे की जो नाइट में जो बेड वेटिंग होती है, बेड को वेट करना, नाइट में सुसु करना, ये क्या कहलाती है, एनयूरेसिस कहलाता है, ठीक है। लिखें, ठीक है। तो आप बताकर चलें कि जो बाल और ब्लैडर कंट्रोल है, डे टाइम पर 2 साल में आता है और नाइट टाइम में कितना पर आता है, 3 साल में जनरली देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद में चलें,
कि जेंडर रिकॉग्निशन बच्चे में कब होता है कि मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंस देखना कि ये मेल है या ये फीमेल है। जेंडर का पता लगाना बच्चे में कब स्टार्ट होता है, तो ये एबिलिटी बच्चे में 3 साल 3 इयर्स की उम्र में देखने को मिलती है। क्या आती है? देखने को मिलती है 3 साल में बच्चे में जेंडर को पहचानने की कैपेसिटी। ठीक है। उसके बाद में आता है सेल्फ अनड्रेस, मतलब अपने कपड़े खुद उतारना। अपने कपड़े खुद उतारना, ये कैपेसिटी बच्चे में आ जाती है 2 साल की उम्र में। कितने में? 2 साल की उम्र में आ जाती है। और उसके बाद ड्रेसअप सेल्फुली, सेल्फ ड्रेस अप, मतलब खुद कपड़े पहनना, अपने कपड़े खुद पहनना। और ये कैपेबिलिटी बच्चे में कब आ जाती है? 3 साल की उम्र में आ ही जाती है। ठीक है। और उसके बाद एक और आता है कि राइडिंग ट्राईसाइकिल। राइडिंग ट्राईसाइकिल, ट्राईसाइकिल चलाना। ये ट्राईसाइकिल चलाना बच्चे में कितनी उम्र तक आता है? तो ट्राईसाइकिल चलाना भी 3 साल। ट्राई का मतलब 3, और ये भी कब आता है? 3 साल की उम्र में बच्चे में चलाना आ जाता है। ठीक है। तो ये कुछ ग्रोथ के और डेवलपमेंट के माइलस्टोन आपके सामने थे। इन माइलस्टोन को ज़रूर ट्रिक्स के साथ याद करें जैसा कि बताया गया है। ठीक है। और उसके साथ साथ इन पे गौर करें, क्योंकि इनमें से कई माइलस्टोन ऐसे हैं जो आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन मार्क लगाना, इम्पोर्टेंट लगाना कोई जरूरी नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ही आपको एक और टॉपिक देखने को मिलता है जिसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और वो क्या होता है आपके लिए? प्ले। प्ले का मतलब जो खेल होते हैं, बच्चा बढ़ती उम्र के साथ कैसे कैसे गेम्स खेलता है, क्या क्या करता है, वो सारी बता सकते हैं। सर सबसे पहले तो ये था कि प्ले होता क्या है। सर प्ले बच्चे की फिजिकल और मेंटल और सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिजिकल ग्रोथ आप बता सकते हैं, उसके अलावा मेंटल डेवलपमेंट हुआ आपका, सोशल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हुआ, उसके लिए प्ले बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। ठीक है। क्या लिखे? प्ले इज नेसेसरी फॉर फिजिकल, सोशल, मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट की फिजिकल, सोशल, इमोशनल, इन सब डेवलपमेंट के लिए एक बच्चे के लिए। ठीक है। एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन और ऑल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। एक बच्चे का फिजिकल, सोशल, मेंटल, इमोशनल या ओवर ऑल डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है? खेल ज़रूरी होते हैं। अब जनरली जो गेम्स होते हैं, प्लेज आर mainly classified into 4 टाइप्स। जो आपके प्लेज हैं, वो प्लेज जनरली कितने टाइप के होते हैं? तो आप बताकर चलें, 4 प्रकार के होते हैं। बढ़ती उम्र के साथ 4 प्रकार के आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप बता सकते हैं, सबसे पहला आपका आता है सॉलिटरी प्ले। दूसरा आप देखने को मिलते हैं पैरेलल प्ले, आपको देखने को मिलते हैं।
तीसरा एसोसिएटिव, कौन कौन से, सॉलिटरी प्ले, पैरेलल प्ले, एसोसिएटिव या कोऑपरेटिव प्ले, और उसके बाद कॉम्पिटेटिव प्ले आपको देखने को मिलते हैं। कॉम्पिटेटिव प्ले आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। जनरली आप एक एक्सप्लेन करें, यहाँ बताकर चलें, आप सबसे पहला लिखें और सबसे पहले में आप लिखें सॉलिटरी प्ले, और सॉलिटरी प्ले में लिखें कि दीज प्ले आर mainly for these play are mainly for infants। ये किसके लिए है, सिर्फ इन्फेंट्स के लिए। इन्फेंट्स का अगर बात करें तो कितना, 2 मंथ से 12 मंथ का जो बेबी है उसके लिए ये जनरली गेम्स होते हैं। और इन गेम्स में बच्चा क्या करता है, इन गेम्स में क्या करता है, बच्चा खेलता है लेकिन विदाउट मूविंग। क्या यहाँ लिख सकते हैं, इन दीज प्लेज द infant plays with any object without movement या without moving itself, ठीक है। हिंदी में लिखना चाहें तो ये प्लेज mainly इन्फेंट्स के लिए होते हैं जिनमें इन्फेंट ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अलावा यहाँ लिख सकते हैं टॉयज, खिलौनों के साथ खेलता है, टॉयज के साथ खेलता है लेकिन मूवमेंट नहीं करता। मूवमेंट नहीं करने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। हाथ पैर तो मूवमेंट होते हैं लेकिन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। जैसे कि बच्चा जैसे बड़ा होता है तो फुटबॉल खेलना, वो करना, यहाँ से यहाँ गया, वहाँ गया, ये गया, चारों तरफ उठ उठ कर खेलना, तो ये ओनली गेम होता है जिसमें कि बच्चे का मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन मूवमेंट नहीं करता है, ठीक है। अपर लिम, लोअर लिम, बॉडी पूरी मूवमेंट करती है लेकिन एक जगह से दूसरी जगह बच्चा नहीं जा पाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखें सेकंड, सेकंड में लिखें पैरेलल प्ले, और पैरेलल प्ले में लिखें these play are mainly for toddlers। टॉडलर्स 3 से 6 साल की उम्र के लिए, 3 से 6 साल की उम्र के लिए, उम्र के बच्चे के लिए ये प्ले पाए जाते हैं। इन दीज प्लेज द चाइल्ड प्ले विद टॉयज without sharing with anyone। कि ये जो उम्र है बच्चा अच्छे से मूवमेंट करने लग जाता है, चलने फिरने लग जाता है, दौड़ने भी लग जाता है, ठीक है। बताया था आपको सारे माइलस्टोन, तो सब कुछ करने लग जाता है। लेकिन इसमें एक स्पेसिफिसिटी होती है कि बच्चा प्ले करता है किसके साथ, टॉयज के साथ, लेकिन विदाउट शेयरिंग विद एनीवन। मतलब
टॉयज उसके पास हैं, वो खेल रहा है, लेकिन वो क्या करता है कि टॉयज से ठीक है, बच्चा टॉयज के साथ, खिलौनों के साथ खेलेगा, लेकिन किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। मेरे हैं खिलौने, मेरे खिलौने, मैं क्यों दूं किसी के साथ। ठीक है, तो लिखें जल्दी से। यह प्ले मेनली टॉडलर्स के लिए होते हैं। इस अवस्था में, इस अवस्था में बच्चा, जो टॉडलर है वो, इस अवस्था में बच्चा टॉयज, खिलौनों के साथ खेलता है, लेकिन अपने टॉयज किसी के साथ, किसी के साथ शेयर नहीं करता है। अपने टॉयज किसी के साथ शेयर नहीं करता है, मतलब मेरे खिलौने हैं, किसी और के खिलौने नहीं हैं। अगर तुम्हें खेलना है तो अलग खिलौने लेकर आइए। ठीक है, ये सारी चीजें देखनी होती है। नेक्स्ट, और नेक्स्ट लिखें आप एसोसिएटिव या कोऑपरेटिव प्ले। जैसा नाम से पता चल रहा है, एसोसिएशन मतलब किसी के साथ जुड़ना, और कोऑपरेटिव मतलब ऑपरेट करना किसी के साथ। These play mainly found in preschooler children's, preschooler children मतलब जो स्कूल गोइंग एज से पहले होते हैं। ठीक है, जनरली ये उम्र आप 6 से 9 साल की उम्र तक मान सकते हैं। ठीक है, प्री स्कूलर होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, द चाइल्ड प्ले विद फ्रेंड्स एंड कोऑपरेशन इज सीन, मतलब एक दूसरे का सहयोग वो करते रहते हैं। एंड द चाइल्ड ऑल्सो शेयर्स द टॉयज। प्री स्कूलर एज के बच्चों के लिए यह प्ले होते हैं। इसमें बच्चे एक दूसरे का सहयोग कर सहयोग कर खेलते हैं, तथा अपने टॉयज भी शेयर करते हैं। क्या कि मतलब
प्री स्कूलर एज है 6 से 9 साल की जनरली उम्र बोल आप बता सकते हैं। इसमें क्या करते हैं बच्चे एक दूसरे का साथ देते हैं कि आजा खेलते हैं, ये करते अभी इनमें कंपटीशन की कोई भी भावना नहीं है। इनका मेन टारगेट क्या है, सिर्फ और सिर्फ खेलना, सिर्फ और सिर्फ साथ रहना, खेलना कूदना, ये सिर्फ टारगेट होता है। कंपटीशन की जो भावना होती है ये इनमें नहीं पाई जाती है। एक दूसरे के सहयोग के साथ खेलते हैं तथा अपने टॉयज को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट आपका आता है कॉम्पिटेटिव प्ले। कॉम्पिटेटिव प्ले ये जनरली स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में पाया जाता है। और इन प्लेज में बच्चे एक दूसरे के साथ कंपटीशन रखते हैं और वो किसके लिए खेलते हैं, उनका फोकस होता है जीत और हार, विन और लूज, खुद जीतना है दूसरों को हराना है। ठीक है, ये इनका टारगेट होता है। These plays are in school going children's, मतलब 9 साल से बड़ी उम्र के बच्चे। in this in these plays the children play competitively and with planning they only play for win or loss। विन और लॉस, जीतने के लिए या हारने के लिए। हारने के लिए कौन खेलता है, सब जीतने के लिए खेलते हैं, लेकिन अगर एक हारेगा तो एक जीतेगा तो दूसरे को हारना ही पड़ेगा। ठीक है, यहां लिखें कि ये प्लेज स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में खेले जाते हैं जिनमें बच्चे प्लानिंग के साथ कंपटीशन की भावना से खेलते हैं। इसमें बच्चे का फोकस जीत तथा हार पर ही होता है। ठीक है, ये सारा सब। ठीक है, तो इसमें प्ले देखे, प्ले में अलग अलग प्लेज आपने देखे। ठीक है, होप कि आपको सारा सब कुछ समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है तो आप ज़रूर बताएं। आप सपोर्टिव नंबर्स पे और भी तरीके से आप हमें कांटेक्ट करें ज़रूर। आपकी क्वेरीज या फिर नेक्स्ट जो क्लासेज आपकी होने वाली लाइव क्लासेज, उसमें आप ज़रूर इससे रिलेटेड क्वेरीज पूछें, आपका हर क्वेरी का सॉल्यूशन किया जाएगा। तो इसी तरह जुड़े रहिए, इम्पेटस के साथ बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।